Welcome, wonderful students. Let us start with the first chapter, Natural Resources and Their Use. दो important words हैं यहाँ पे सबसे पहले. One is resource or resources and the second one is nature or natural. Resource is a kind of supply, एक तरह का supply है of any thing or material. अब ये जो सप्लाई है ये मैन मेड सप्लाई भी हो सकता है या ये नेचर से भी आ सकता है. तो रिसोर्सेज हिंदी में इसे संसाधन कहते हैं. अगर मैन मेड हो तो फॉर एग्जांपल जिस हाउस में आप रहते हो दैट हाउस इज़ ऑल्सो अ रिसोर्स, क्योंकि उसका एक यूज़ है, एक उसका वैल्यू है, तो इसीलिए वो रिसोर्स कहलाता है. बट दैट इज़ अ मैन मेड रिसोर्स. बट देर आर सर्टेन रिसोर्सेज जो हमें सिर्फ और सिर्फ नेचर से मिलता है. ऐसे रिसोर्सेज को आप कहते हैं नेचुरल रिसोर्सेज. ठीक है. जो बेसिक नेचुरल रिसोर्सेज हैं दैट इज़ वाटर, एयर एंड लैंड. ये तीन चीज़ें हमें नेचर से मिलती हैं. इसके बारे में हम डिटेल में आगे भी पढ़ेंगे. बट ऐसे रिसोर्सेज को आप नेचुरल रिसोर्स कहते हो जो हमें नेचर से मिलता है. नाउ लेट अस स्टार्ट विद वन स्टेटमेंट. जो गिवन स्टेटमेंट है आपके बुक में, इसको आप कोट भी कहते हो. QUOTE कोट. कोट और स्टेटमेंट. क्रिस्टियाना फाइग्रेस एंड टॉम रिवे कार्नैक, इन दोनों ने मिलके कोई एक आर्टिकल लिखा होगा. उस आर्टिकल का नाम है द फ्यूचर वी चूज़. और उस आर्टिकल से एक कोट जो है हमारे सामने है और वो इतना इम्पॉर्टेंट है दैट्स वाई इट इज़ इन योर बुक. और वो भी आपके पहले चैप्टर के फ्रंट पेज पर है. ऑलराइट. सो द कोट सेज कंसर्न्ड सोशल साइंटिस्ट्स. सोशल साइंटिस्ट्स कौन होते हैं? ऐसे साइंटिस्ट जो सोसाइटी के बारे में रिसर्च करते हैं. और कंसर्न्ड सोशल साइंटिस्ट कौन हो गए यहाँ पे? ऐसे साइंटिस्ट जो सोसाइटी के बारे में रिसर्च तो करते हैं बट उनका प्रोजेक्ट क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज एंड देयर यूज़. जो इस टॉपिक से रिलेटेड साइंटिस्ट हैं, सो कंसर्न्ड सोशल साइंटिस्ट आर क्लियर ऑन व्हाट वी नीड टू डू. उन्हें बिल्कुल क्लैरिटी है क्या हमें करना है उसके बारे में अबाउट नेचुरल रिसोर्स एंड देयर यूज़. So we move toward a regenerative economy. So we must move toward a regenerative economy. Regenerative, an economy that operates in harmony with nature, repurposing used resources, minimizing waste, and replenishing depleted resources. तो साइंटिस्ट कहते हैं कि हमें किस तरफ बढ़ना चाहिए? रीजनरेटिव इकोनॉमी की तरफ बढ़ना चाहिए. ऐसा इकोनॉमी जिसको हम खुद ब खुद फिर से रीजनरेट कर सकें. ठीक है. इसका एग्जांपल आप ले सकते हो सपोज सोलर एनर्जी. तो हमारे इकोनॉमी में एनर्जी का पार्ट कैसा होना चाहिए? सोलर एनर्जी टाइप का, रीजनरेटिव एनर्जी टाइप का, जिसे आप रीन्यूएबल एनर्जी भी कहते हैं. क्यों? क्योंकि उसे आप फिर से जनरेट कर सकते हैं. सपोज़ जो पेट्रोल आप यूज़ करते हैं अपने कार में, एक बार यूज़ किया तो वो ख़त्म हो गया, वो फिर से दोबारा नहीं आएगा. ठीक है. और उसका जो सोर्स है जहाँ से वो आ रहा है, आपने उतना पेट्रोल यूज़ कर लिया, बाकी जो पेट्रोल है वो कम हुआ है पहले से. बट व्हेन इट कम्स टू सोलर एनर्जी ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि नेक्स्ट मॉर्निंग फिर से सनराइज़ करेगा और फिर से आपको सोलर एनर्जी मिलेगा. तो साइंटिस्ट कहते हैं कि हमें इस तरह के इकोनॉमी की तरफ बढ़ना चाहिए जो इकोनॉमी नेचर के साथ हार्मनी में रहता हो, नेचर के अगेंस्ट नहीं जाता हो, नेचर को डिस्टर्ब नहीं करता हो, बल्कि नेचर के साथ चलता हो. रीपर्पोज करता हो यूज़ रिसोर्सेज को. रीपर्पोजिंग यूज़ रिसोर्सेज का मतलब हुआ जो रिसोर्स आपने एक बार यूज़ कर लिया उसको फिर से यूज़ करने को पुश करता हो, उसको फिर से यूज़ करने के लिए आइडियाज़ देता हो. ऐसा इकोनॉमी चाहिए हमें. हमें ऐसा इकोनॉमी चाहिए जो कि
वेस्ट को मिनिमाइज़ करे। ठीक है, अब घर की बात कर लें तो अगर आप टूथपेस्ट कर रहे हो तो उस समय अगर टैप को ओपन रखा थ्रू आउट, जितनी देर आप ब्रश कर रहे हो उतनी देर, तो पानी वेस्ट हो रहा है। तो हमें इस तरह का सेटअप नहीं चाहिए, हमें ऐसा सेटअप चाहिए जिसमें हमें जो वेस्ट हो रहा है पानी का उसको हम मिनिमाइज़ कर सके, कम कर सके। मिनिमाइज मीन्स कम करना। देन रिप्लेनिशिंग द डिप्लीटेड रिसोर्सेज, और जो रिसोर्स ख़त्म होते जा रहे हैं उसको फिर से रिप्लेनिश करना भी हमारा काम है, ऐसा सजेस्ट करते हैं सोशल साइंटिस्ट। रिप्लेनिश मतलब फिर से उसको जनरेट करना, फिर से उसको पूरा कर देना। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने ट्रीज़ को काट कर घर बनाया या फर्नीचर बनाया, तो उसको रिप्लेनिश कैसे कर सकते हैं? फिर से अगर आप प्लांटेशन करें, प्लांटेशन करके जो प्लांट को आपने काट लिया है, अगर प्लांटेशन फिर से किया तो फिर से क्या हो जाएगा? रिसोर्स रीजनरेट हो जाएगा। ठीक है, सो देन दिस आर्टिकल सेज वी मस्ट रिटर्न टू इनेट विजडम ऑफ नेचर हरसेल्फ। हमें मानना पड़ेगा और हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा इनेट विजडम ऑफ नेचर। इनेट विजडम, इनेट मतलब जो अपने आप से नेचर में है, पहले से नेचर में है। तो नेचर के पास जो समझदारी है, विजडम है, हमें उस पे बिलीव करना पड़ेगा। क्योंकि नेचर क्या होता है? नेचर इज़ द अल्टीमेट रीजनरेटर एंड रिसाइकलर ऑफ ऑल रिसोर्सेज। नेचर खुद ब खुद सबसे बड़ा रीजनरेटर, रिसाइकलर है। हमें फिर से जनरेट और रिसाइकिल करने से कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स जो है वो नेचर के पास है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक ट्री जो है, एक ट्री डिस्ट्रॉय होने के बाद वो सॉइल में मिल जाता है और मिनरल्स वापस आते हैं और फिर वो किसी और ट्री में या किसी और सीड में यूज़ होकर फिर से ट्री बन जाता है। तो नेचर अपने आप ये सारा काम करता है। या अगर माउंटेंस में जो ग्लेशियर्स हैं वहाँ से अगर पानी बनते बनते नीचे नदियाँ बनती हैं, नदी का पानी जाके समुद्र में मिल जाता है, तो फिर सनलाइट के थ्रू वाटर वेपर बन के फिर से क्लाउड बनता है, फिर से बारिश होती है और फिर से बारिश जो है पहाड़ों में ग्लेशियर्स को बिल्डअप करती हैं। तो नेचर के पास ये सारा नॉलेज है, तो हमें उसे रिस्पेक्ट करना चाहिए। ओके, सो दैट वाज द इम्पॉर्टेंट कोट। नाउ लेट अस सी कि इस चैप्टर में क्या क्या इम्पॉर्टेंट जो बातें हैं जो हमें कवर करना है। सबसे पहले तो इस चैप्टर में हमें सीखना है नेचुरल रिसोर्सेज को कैटेगराइज कैसे किया जाता है। दैट सिंपली मीन्स नेचुरल रिसोर्सेज बहुत तरह के हैं, लेकिन उसको कैटेगरी में बांटना होगा, हमें उसको ग्रुप्स में बांटना होगा, सो दैट हमें उसे पढ़ना या समझना आसान हो जाए। ठीक है, क्योंकि वंस वी put the resources in groups, then it becomes very easy to understand it, right? उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द कनेक्शन बिटवीन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाए और उसका यूज़ फिर हमारे लाइफ में किस तरह होता है, उन दोनों के बीच में क्या कनेक्शन है। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे आगे। एंड थर्ड रियली इम्पॉर्टेंट इज़ व्हाट आर द इम्प्लीकेशंस। इम्प्लीकेशंस को हम चैलेंजेस भी बोल सकते हैं और इफ़ेक्ट्स भी बोल सकते हैं, प्रॉब्लम्स ऑफ अनसस्टेनेबल यूज़, ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। अगर हमने नेचुरल रिसोर्सेज को ज़्यादा यूज़ कर लिया, एक्सप्लॉयटेशन यहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन का मीनिंग है ओवर यूज़, ओके, और यूज़ इनफैक्ट उपयोग करना। ठीक है, तो ओवर एक्सप्लॉयटेशन का मतलब हो गया ओवर यूज़ करना। तो अगर हमने नेचुरल रिसोर्स को ओवर यूज़ किया या उसे अनसस्टेनेबल रखा, मतलब ऐसा नहीं रहा कि वो लंबे समय तक यूज़ में आए, ऐसे कंडीशन में
उसका क्या नेगेटिव इफ़ेक्ट होगा, क्या चैलेंजेस होंगे उसके, हमें ये भी पढ़ना है इस चैप्टर में, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज़ व्हेन डज नेचर बिकम्स अ रिसोर्स। नेचर रिसोर्स कब बन जाता है? सबसे पहले नेचर जो है दैट इज़ टोटैलिटी, एक साथ करना किसे? लाइफ एंड नॉन लाइफ फॉर्म्स को। अगर लाइफ फॉर्म और नॉन लाइफ फॉर्म्स को एक साथ हमने देखा तो जो बड़ा सा ग्रुप है उसी को हम नेचर कहते हैं। तो लाइफ फॉर्म्स क्या क्या हैं? लाइफ फॉर्म्स हैं ट्रीज़, एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग्स, ये सारे आपके लाइफ फॉर्म्स हो गए, ठीक है। और नॉन लाइफ फॉर्म्स क्या हैं, जो हमने थोड़ा अभी बात की भी थी? लैंड, एयर, वाटर, ठीक है, और भी हैं, बट ये बेसिक आप ऐसे समझे। तो ये सारा इन सब का जो कलेक्शन होगा, इन सब का जो एक ग्रुप बनेगा, इसी ग्रुप को आप नेचर कहते हैं, ठीक है, जो कि इन्वायरमेंट में आप देखते हो हर तरफ। सो one of the meanings of the word nature is the totality of life and non-life forms that are part of our environment, जो हमारे environment का part है, but have not been created by human beings, और इसे human being ने create नहीं किया है, इसी को हम nature बोलते हैं। ये सारे part जिसको human being ने नहीं create किया, right? When humans use these for their sustenance, जब ह्यूमन यूज़ करते हैं इन सारे सामानों को अपने सर्वाइवल के लिए, सस्टेनेंस मीन्स सर्वाइवल, और क्रिएट न्यू थिंग्स, या नया सामान बनाते हैं फ्रॉम देम, ठीक है, या डायरेक्टली कंज्यूम कर लेते हैं उसको, देन दीज एलिमेंट्स ऑफ नेचर बिकम रिसोर्सेज। तब ऐसे सामान, ऐसे एंटिटीज़ को या ऐसे एलिमेंट्स ऑफ नेचर को आप क्या बोलते हो? रिसोर्स। ऑलराइट, फॉर एग्जाम्पल ट्रीज़ आर पार्ट ऑफ एनवायरमेंट। ट्री क्या है? पार्ट ऑफ एनवायरमेंट है। दे एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ ह्यूमन बींग्स। बिना ह्यूमन बींग्स के भी ट्रीज़ को ह्यूमन बींग्स की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ब खुद है इस दुनिया में। बट जब आप उसे काटते हो, ट्री को काटते हो और उसे कन्वर्ट कर देते हो किसी फर्नीचर में, चेयर बना लेते हो, काउच बना लेते हो, तो फिर क्या हो जाता है? ट्री फिर रिसोर्स बन जाता है, क्योंकि आपने क्या किया? नेचर से जो सामान मिला उसका यूज़ करके आपने उसे कुछ और क्रिएट कर दिया, तो आपने ट्री को क्या बना लिया? रिसोर्स बना लिया, ठीक है। तो रिसोर्स का क्या होता है? रिसोर्स का वैल्यू होता है और रिसोर्स को यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। ओके, ऑफन दीज एंटिटीज़ आर नॉट ईजली एक्सेसिबल। आसानी से हमेशा हमें ये सारी चीज़ें मिलती नहीं हैं नेचर से, ठीक है। कभी कभी बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है कुछ बेसिक नेचुरल रिसोर्सेज को भी यूज़ करने के लिए। पेट्रोलियम एक एग्जांपल है। पेट्रोल जो आप कार में यूज़ करते हो, उसके लिए ओशन में डीप अंदर जाकर पेट्रोलियम मिलता है हमें, फिर उसे रिफ़ाइन करना पड़ता है, साफ़ करना पड़ता है, और बहुत ही हैवी टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग का यूज़ होता है वो, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए? टेक्नोलॉजी चाहिए रिसोर्सेज को एक्सेस करने के लिए। अब एक्सट्रैक्शन का कॉस्ट भी कम होना चाहिए, ठीक है, उसका भी ध्यान रखना है कि एक्सट्रैक्शन कॉस्ट शुड नॉट बी टू हाई, ठीक है। एंड द थर्ड थिंग इज़ वो कल्चरली अनएक्सेप्टेबल भी ना हो, ठीक है। कल्चर में, आपके कल्चर में उसको एक्सेप्ट भी किया जाए। ऐसा ना हो कि जो कल्चर जो है वो अनएक्सेप्टेबल चीज़ें हैं कल्चर में, वैसी चीज़ों को आप करके रिसोर्स बनाएं। फॉर एग्ज़ाम्पल, बहुत सारे कल्चर में जंगल से पेड़ काटना अच्छा नहीं माना जाता। सो जो सेक्रेड ग्रुप्स होते हैं, सेक्रेड ग्रुप्स मीन्स जो वैल्यूएबल और जिसको आप रिगार्ड करते हो, ऐसे जंगल, कुछ कल्चर में उससे पूजा किया जाता है, और ऐसे जंगल से अगर आपने पेड़ काट लिया तो उसको बहुत ही अच्छा नहीं माना जाता। तो आपको इन 3 बातों का ध्यान रखना है, तभी आप रिसोर्स की बात करोगे। 3 बातें क्या हैं? कि आपको चाहिए
टेक्नोलॉजी चाहिए, आपको चाहिए इकोनॉमिकली feasible हो, एंड थर्ड वन इज कल्चरली एक्सेप्टेबल भी हो। ऐसा ना हो कि कल्चर में उसे एक्सेप्टेंस ना मिले। ठीक है, तो अब हम आते हैं, तो किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी भी एंटिटी को अगर रिसोर्स कहा जाएगा तो इट शुड बी टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, वो एक्सेसिबल हो हमारे लिए, ठीक है, एंड इट्स एक्सप्लॉयटेशन शुड बी इकोनॉमिकली फीजिबल। उसका यूज़ करना, एक्सप्लॉयटेशन यहाँ पे यूज़ के लिए बोला गया है, उसका एक्सप्लॉयटेशन जो उसका यूज़ जो हो वो हमारे लिए इकोनॉमिकली फीजिबल भी होना चाहिए। इकोनॉमिकली फीजिबल मतलब सस्ते रेट पे हमें मिलना चाहिए, और कल्चरली एक्सेप्टेबल भी हो, और कल्चर में उसे एक्सेप्टेंस भी हो। ठीक है, तभी उसको आप रिसोर्स कह सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मैंने जैसे पहले बता लिया कि एक्सप्लॉयटेशन जो है एक तरह का नेगेटिव वर्ड है, बट यहाँ पे एक एक्सप्लॉयटेशन का मतलब सिंपल है एक्सट्रैक्शन या यूटिलाइजेशन या कंजम्पशन, यूज़ करना एक्चुअली। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें हैं, तभी आप किसी भी ऑब्जेक्ट को रिसोर्स कह सकते हो। अब यहाँ पे देखो, ऐसा होता है, ऐसा सिचुएशन भी आ सकता है जब हम बोले कि टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल हो। ठीक है, अब फॉर एग्ज़ाम्पल हो सकता है किसी और प्लैनेट पे गोल्ड का भरमार हो, है ना, मार्स पे सपोज़ गोल्ड का भरमार है, बट क्या टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल है ये? क्या टेक्नोलॉजी के हेल्प से हम मार्स पे जाके गोल्ड निकाल कर वापस ला सकते हैं? नहीं। तो दैट्स वाई वो हमारे लिए रिसोर्स नहीं है, ना हमारे लिए टेक्नोलॉजिकली वो एक्सेसिबल है, ना इकोनॉमिकली फिजिबल है, ना इकोनॉमिकली भी फिजिबल नहीं है, क्योंकि उसको लाने में जितना एक्सपेंसेस लगेगा और जितना टाइम लगेगा, रिसोर्स लगेगा, वो कहीं ज़्यादा हो जाएगा। जितना प्रॉफिट ना हुआ उससे ज़्यादा हमारा लॉस हो जाएगा, राइट? ओके, देन वी हैव just a moment. Yeah, then it is said that the earth has treasures. पृथ्वी के पास खजाना है, many of which have formed over millions of years. और बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं पृथ्वी पर जो कि लाखों सालों में बना है, which humans have taken and learned to use. जो कि ह्यूमन ने लिया है पृथ्वी से और सीख लिया है उसका प्रयोग करना। पेट्रोलियम इज़ वन एग्जाम्पल। पेट्रोलियम लाखों सालों में बनता है और हमने जान लिया कैसे उसको समुद्र के अंदर से निकाला जाए, कैसे उसको रिफ़ाइन किया जाए, और कैसे हम कार्स बनाकर उसमें यूज़ कर सकें। ठीक है, ये हमने सीख लिया। These include the most obvious ones like water, air, soil. अच्छा, कुछ बहुत ही बेसिक रिसोर्सेज जो हैं वाटर, एयर एंड सॉइल, इनका भी आप देखो कि ह्यूमन ने सीख लिया इसको यूज़ करना, बहुत पहले सीख लिया। वाटर जो है फार्मिंग के लिए यूज़ करते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर्स जहाँ पे बिजली क्रिएट की जाती है वाटर के यूज़ से। ठीक उसी तरह एयर का यूज़ कैसे होता है? बहुत पहले भी लोगों ने एयर का यूज़ किया। जैसे विंड के हेल्प से लोगों ने समुद्र में बोट्स या शिप्स को सेल किया, चलाया। ठीक है, उस समय हमारे पास इंजीनियरिंग वो वाला नहीं था कि हमारे पास मशीन्स थे जिसमें पेट्रोल डालकर हमें उसे रन करना है। पहले विंड का जो डायरेक्शन है उसके नॉलेज से और विंड के हेल्प से ही शिप्स सेल किया करते थे। ओके, एंड सॉइल, अगेन सॉइल का यूज़ लोगों ने कल्टीवेशन, फार्मिंग के लिए बहुत पहले से किया है। सो दीज आर द वेरी ऑब्वियस वन, बट देर आर सम नॉन सो ऑब्वियस वंस ऑल्सो, जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, प्रेशस स्टोन्स, मेटल ओर्स, टिम्बर मतलब लकड़ी है सिंपल। तो ये सारे चीज़ें भी हमें कहाँ से मिलती हैं? नेचर से ही मिलती है, राइट? ओके,
So there are few things that we have to go through. There's something called don't miss out. Let's see. In many indigenous traditions, लोकल ट्रेडिशन, इंडिजिनस ट्रेडिशंस मतलब लोकल ट्रेडिशन, बहुत सारे लोकल ट्रेडिशन में क्या होता है, दुनिया के बहुत सारे लोकल ट्रेडिशन में नेचर इज़ कंसिडर्ड सेक्रेड, नेचर को पवित्र माना गया है, ठीक है. इन सच ट्रेडिशंस नेचर इज़ नर्चरर एंड नरिशर. ऐसे ट्रेडिशंस में नेचर को क्या बोला जाता है कि नेचर जो है नर्चर, हेल्प करता है हमें ग्रो करने में, ठीक है, हमें प्रोटेक्ट करता है नेचर. तो दैट्स वाई नेचर को बहुत ही पवित्र माना गया है, बहुत ही मतलब रिस्पेक्ट से देखा गया है नेचर को. ओके, अगर आप ऐसे किसी प्रैक्टिस को जानते हो तो आप उसके बारे में लिख सकते हो, यू कैन रिफ्लेक्ट दिस. सो अगर आप जानते हो ऐसे किसी प्रैक्टिस के बारे में, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे एक पिक्चर दिया हुआ है, तुलसी पूजा फॉर वेल बीइंग. तुलसी की पूजा की जाती है. तो तुलसी कम्स फ्रॉम वेयर, नेचर. एक पौधा है जो नेचर से आता है, उसकी पूजा क्यों की जाती है? क्योंकि हो सकता है उसमें बहुत सारे हीलिंग पावर्स हों. अगर सर्दी ज़ुकाम हुआ तो घर में मम्मा क्या करती हैं, तुलसी के पत्ते को तोड़कर और उसका एक सूप बनाकर हमें देती हैं. सो दिस हेल्प्स अस in our well-being. That's why we worship it. All right. Now, in short, we apply the natural resources to materials and substances that occur in nature and are valuable for human. और ये एक छोटा सा डेफिनेशन हो गया आपका नेचुरल रिसोर्सेज का. सो नेचुरल रिसोर्सेज आर दोज मटेरियल्स जो कि नेचर से हमें मिलता है और वैल्यूबल होता है ह्यूमन बीइंग्स के लिए, ठीक है. सो just keep it in your mind. Now we come to categorization of natural resources. So categories of natural resources. Natural resources को ग्रुप्स में या कैटेगरी में क्यों रखा जाएगा, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, और कैसे रखा गया है ये भी हम पढ़ेंगे. तो सबसे पहले कैटेगरी क्यों बनाते हैं? कैटेगरी हम ग्रुप्स या कैटेगरी इसीलिए बनाते हैं ताकि किसी भी चीज़ के बारे में पढ़ना आसान हो जाए, ठीक है. अगर मैं आपको बताऊं कि कार्स जो होते हैं, कार्स का कैटेगरीज़ है, ठीक है. जैसे स्पोर्ट्स कार्स होता है, सेडान है या एसयूवीज़ हैं, ठीक है. अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है ताकि लोगों के लिए आसान हो जाए. अगर किसी ने बोला कि मैंने एसयूवी लिया है तो आपके दिमाग में एक पिक्चर बन जाएगा, अच्छा एसयूवी लिया है तो वो जीप शेप में होगा, वो बड़ा सा साइज़ होगा उसका, ठीक है. तो ठीक उसी तरह जब आप नेचुरल रिसोर्सेज को भी कैटेगराइज करोगे तो अगर ग्रुप ऑफ पीपल के बीच में अगर आप बोलोगे तो उनको समझना बहुत आसान हो जाएगा कि किस चीज़ के बारे में आप बात कर रहे हो, ठीक है. दैट्स वाई कैटेगराइजेशन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. नाउ देर आर फ्यू कैटेगरीज. ये 3 कैटेगरीज हैं, इसको देखते हैं. नेचुरल रिसोर्सेज को जो है बांटा गया है 3 कैटेगरीज में. पहला है रिसोर्सेज एसेंशियल फॉर लाइफ. ऐसे रिसोर्सेज जो लाइफ के लिए एसेंशियल हैं, जीने के लिए ही एसेंशियल है. क्या चाहिए हमें जीने के लिए? एयर चाहिए, एयर टू ब्रीथ, वाटर टू ड्रिंक एंड फूड टू ईट, ठीक है. तो ये सारे रिसोर्सेज जो हो गए हमारे रिसोर्सेज एसेंशियल फॉर लाइफ हो गए. क्या क्या? एयर, वाटर एंड फूड. कहाँ से आता है? लैंड से आता है, तो लैंड, ओके. या आप फूड भी बोल सकते हो. फूड में प्लांट्स हो गए, एनिमल्स भी हो गया. तो ये सारे रिसोर्सेज क्या हैं हमें? ये नेचुरल रिसोर्सेज हैं एंड दीज आर एसेंशियल फॉर लाइफ. तो पहला कैटेगरी, पहला ग्रुप तो इस तरह के रिसोर्सेज का बन गया. सेकेंड ग्रुप बनता है रिसोर्सेज फॉर मटेरियल्स. रिसोर्सेज मटेरियल्स के लिए. तो ह्यूमन बीइंग्स क्रिएट फिजिकल ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ नेचर्स गिफ्ट. ह्यूमन बीइंग क्या करते हैं? नेचर्स का जो गिफ्ट दिया हुआ है उससे वो बनाते हैं फिजिकल ऑब्जेक्ट्स, ठीक है. वी मेक देम फॉर आवर यूटिलिटी. यूटिलिटी इज़ इम्पॉर्टेंट वर्ड. यूटिलिटी, हम अपने उपयोगिता के लिए चीज़ों को बनाते हैं और कभी कभी
थिंग्स ऑफ ब्यूटी भी बनाते हैं, सौंदर्य के लिए भी चीज़ों को बनाते हैं, उपयोगिता के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, पेड़ को काटकर लकड़ी से आपने चेयर बनाया, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है। अगर आपने चेयर बनाया तो चेयर क्या है, आपके यूज़ में आएगा, वो एक यूटिलिटी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपने एक स्टैचुटी बनाया, स्टैचुटी मतलब एक स्मॉल स्टैचू बनाया, तो ये ब्यूटिफिकेशन के लिए है। आप ड्राइंग रूम में छोटा सा वुडन स्टैचू लगा सकते हो। तो दोनों वुड से आया है, बट एक यूटिलिटी में यूज़ हो रहा है, एक ब्यूटिफिकेशन में या थिंग्स ऑफ ब्यूटी है, ठीक है। ओके, ऑल्सो इंडियाज़ जोग्राफिकल डाइवर्सिटी प्रोवाइड्स अस विद अ वाइड वैरायटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। इंडिया बहुत ही किस्मत वाला है, क्योंकि इंडिया जहाँ पे स्थित है, जैसा इसका वेदर है, उस हिसाब से हमें बहुत कुछ जो है नेचर ने दिया है, ठीक है। हमें तरह तरह का वुड दिया है, तरह तरह का मार्बल्स मतलब पत्थर दिया है, मतलब जो पत्थर एक्सपेंसिव है, जिसका बहुत अच्छा यूज़ हो सकता है। हमारे पास कोल है, कोयला है, बहुत सारे रिसोर्स है कोयले का। बहुत सारा ऐसा लोकेशंस है जहाँ से हम कोल माइनिंग कर सकते हैं। गोल्ड, इंडिया में गोल्ड भी जो है माइन किया जाता है। सो इंडिया इज़ रिच इन दिस मैनर। देन रिसोर्सेज फॉर एनर्जी। एनर्जी के लिए जो रिसोर्स हैं उसके बारे में देखिए क्या है। एनर्जी इज़ अ कॉर्नर स्टोन ऑफ मॉडर्न लिविंग। आज के लिए, आज के लाइफ में एनर्जी इज़ द मेन इम्पॉर्टेंट थिंग। इलेक्ट्रिसिटी फॉर आवर बिल्डिंग्स, ट्रांसपोर्टेशन एंड ऑल टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेसेस, ठीक है। कोई भी सामान बनाने के लिए, सुबह ब्रेकफास्ट करते हैं, ब्रेड आता है, ब्रेड को बनाने के लिए जो फैक्ट्री है, फैक्ट्री रन करती है किस पे, एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। सो इलेक्ट्रिसिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आता है, तो इलेक्ट्रिसिटी आपको कोयला से आ सकता है इलेक्ट्रिसिटी। इसको जहाँ पे कोयला का यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी निकाला जाता है उसको बोलते हैं हम थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट क्यों, क्योंकि हीट से रिलेटेड है ये थर्मल, ठीक है। देन वी हैव वाटर रिसोर्स से तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हो गया वो। पेट्रोलियम से भी इलेक्ट्रिसिटी निकाला जाता है। तो पेट्रोलियम वाला जो है वो एक्चुअली छोटे लेवल पे यूज़ किया जाता है, जैसे कि घर में जेनसेट होता है, ठीक है। नेचुरल गैसेस से जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाता है। नेचुरल गैसेस से आप बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जहाँ पे जो है नेचुरल गैस का यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी बनाया जाता है। सनलाइट इज़ अ रिन्यूएबल, मतलब कि उसको बार बार जनरेट कर सकते हैं, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। एंड सनलाइट से जो एनर्जी बना वो होता है सोलर एनर्जी, ठीक है। देन वी हैव विंड से भी विंड मिल्स होते हैं, तो उससे जो एनर्जी बनता है वो विंड एनर्जी कहलाता है। सो दीज आर द रिसोर्सेज फॉर एनर्जी। सो नेचुरल रिसोर्सेज को हमने यहाँ पे 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। एक और तरीके से नेचुरल रिसोर्स को 2 कैटेगरीज में, 2 ग्रुप में डिवाइड करते हैं। एक को कहते हैं रिन्यूएबल, दूसरा नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल मतलब जिसे आप फिर से जनरेट कर सकें, जो ख़त्म नहीं होगा, ठीक है। जैसे कि विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, ठीक है। और हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स में जो आप अगर वाटर के यूज़ से एनर्जी निकालते हो तो ये ख़त्म नहीं होने वाला है, इसको आप रीजनरेट कर सकते हो। बट नॉन रिन्यूएबल एनर्जी वो होते हैं जो कि एक बार यूज़ कर लिया तो ख़त्म हो गया, जैसे कि पेट्रोलियम, ठीक है। सो दिस इज़ अ सेकेंड वे ऑफ कैटेगराइजिंग नेचुरल रिसोर्सेज एंड इट इज़ एक्चुअली बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ रीन्यूएबल हो सकता है या नहीं। रीन्यूएबल का मतलब सिंपल रीयूजेबल, ठीक है। अ जनरल प्रिंसिपल ऑफ नेचर इज दैट इट फंक्शंस इन अ रिस्टोरिंग एंड रीजेनरेटिव वे। तो एक जनरल प्रिंसिपल नेचर का क्या है, इट फंक्शंस इन अ रिस्टोरेटिव एंड रीजेनरेटिव वे। अपने आप को फिर से नेचर रिस्टोर कर लेता है, रीजनरेट कर लेता है, ये है जनरल प्रिंसिपल नेचर का।
रिस्टोरेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ रिटर्निंग समथिंग टू इट्स ओरिजिनल हेल्दी स्टेट। तो रिस्टोरेशन का क्या मतलब होता है कि फिर से सिमिलर हेल्दी स्टेट में वापस से उसको रिटर्न कर देना। नेचर ऐसा करता है। इफ़ इट हैज़ बीन डिग्रेडेड और डैमेज्ड, अगर कुछ भी रिसोर्स डैमेज हुआ है तो उसको फिर से क्या करना, रिटर्न करना और ओरिजिनल स्टेट में लाना, उस हेल्दी स्टेट में जैसे वो पहले था। नेचर हील्स, रिन्यूज़ एंड मेंटेन्स हर सेल्फ ओवर टाइम। और नेचर ऐसा है जो कि खुद ब खुद अपने आप को हील करता है, ठीक है, खुद ब खुद अपने आप को रिन्यू करता है, खुद ब खुद मेंटेन भी करता है अपने आप को, ठीक है। आपका ह्यूमन बॉडी, ठीक है, हम दवाई लेते हैं, लेकिन अगर छोटा मोटा कट अगर हमारे बॉडी में हो गया तो बॉडी खुद ब खुद उसको हील करता है। ठीक उसी तरह नेचर भी खुद ब खुद अपने आप को हील करता है, ठीक है। अ फॉरेस्ट रिकवर्स आफ्टर अ वाइल्ड फायर, अगर जंगल में आग लग गई है तो बाद में खुद ब खुद जंगल रिकवर हो जाता है, फिर से नए पौधे उगते हैं। रीजनरेशन गोज़ बियॉन्ड रिस्टोरेशन। और रीजनरेशन क्या है, रिस्टोरेशन से भी एक लेवल आगे की चीज़ है। नेचर्स एबिलिटी टू क्रिएट न्यू लाइफ। नेचर अकेला ऐसा एनर्जी या फोर्स या कुछ भी कह लो आप, है जो कि न्यू लाइफ फॉर्म कर लेता है, ठीक है। नेचर के पास ही ऐसी एबिलिटी है, और कोई नहीं कर सकता। मैं बस ये कहूँगा कि जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं उसको आप कहीं पे नोट भी बना सकते हो उसका, और उसको रिविज़िट करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बाकी तो आप समझदार हो, आप समझ पा रहे हो सारी बातें। ओके, नाउ हियर आई टेक अ ब्रेक फॉर बोथ ऑफ अस। आपके लिए भी मेरे लिए भी ब्रेक है। एंड नेक्स्ट वीडियो में वी विल ट्राई टू कवर जहाँ तक हम कर पाएंगे। तो दिस इज़ गुड इनफ, ब्रेक लेकर चलते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।